बाद में क्लास जिन मिस हो रही है वो देख सकते हैं। अभी हमने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। तो 1776 में अमेरिका में के फिलाडेल्फिया में एक समिट हुआ था, जहां पर उस समय जैसे आज 50 स्टेट्स हैं, आज अमेरिका में 50 राज्य है ना, उस समय टोटल ये 13 ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ करते थे। इन 13 ब्लॉक्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उस समिट में बैठते हैं और इन्होंने इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जो आज तक वहां पर चला आ रहा है, और वहीं पर इन्होंने सारे डेमोक्रेटिक फीचर्स को डाला था। तो भारतीय जो संविधान निर्माता थे इन दोनों से बहुत ही प्रभावित हुए और इनके जो बेसिक फीचर्स थे उनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। तो और उसके अलावा आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारी चीजें हमने अडॉप्ट की और उसको अपने वर्जन में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। लेकिन क्या रातों रात ये संविधान सभा बन गई थी, संविधान बनाने की उनको परमिशन मिल गई थी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सबसे पहले आपको हिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा कि 1919 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। उस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या किया गया था कि भारतीयों को कुछ अधिकार देने की बात की गई थी। भारतीयों को कुछ अधिकार देने की बात की गई थी और ये कहा गया था कि हम हर 10 साल में इसका रिव्यू करेंगे, हर 10 ईयर पे हम इसका रिव्यू करेंगे और कुछ धीरे धीरे अधिकार हम देते जाएंगे भारतीयों को, जिससे कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पावर आ जाए। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी। ठीक है, एक तरह से डोमिनियन स्टेट की बात थी जिसमें कुछ अधिकार उनके पास में रहेंगे, कुछ अधिकार हमारे पास में रहेंगे। 1919 में आई थी बात, रिफॉर्म आया था, तो 10 साल की बात हुई थी, तो मतलब 1929 में अगला रिफॉर्म आना चाहिए था। लेकिन 1929 के टाइम पर ही ब्रिटेन में होने वाले थे, यूनाइटेड किंगडम में होने वाले थे इलेक्शन। तो जो तत्कालीन पार्टी थी उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चुनाव हार जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि 1927 में ही एक साइमन कमीशन का गठन कर दिया और उसको भारत भेजने के लिए कर दिया, जिसमें कि कोई भारतीय सदस्य थे ही नहीं। वो भारत आया, उसका काफी आप विरोध सुनते ही होंगे, साइमन गो बैक के नारे वगैरह लगे थे। ठीक है, तो समिति आती है, वो अपनी रिपोर्ट देती है और वो अपनी रिपोर्ट में एक तरीके से कह देती कि भारतीय जो अधिकार के अभी तैयार नहीं हुए अधिकारों के लिए, आपको उनको अधिकारों को नहीं देना चाहिए। भारतीय बहुत नाराज होते हैं। तो वहां के जो एक अधिकारी अंग्रेजों के हुआ करते थे, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना देश को चला सकते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाइए जो आपके यहाँ सभी को स्वीकार हो पूरी तरीके से। उनको पता था कि भारत में जितनी डाइवर्सिटी है वो पूरी तरीके से तो सारी चीजें स्वीकार हो ही नहीं सकती हैं। भारतीयों ने चुनौती को स्वीकार कर लिया, चुनौती तो बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। म्यूट कर दीजिए उसको। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों ने चुनौती को स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम संविधान बनाएंगे। और नेहरू जी के जो पिताजी थे उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और एक ड्राफ्ट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया। लेकिन जैसा कि अंग्रेजों ने सोचा था वैसा ही हुआ। उस ड्राफ्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, भारतीयों ने डोमिनियन स्टेट जैसी स्वतंत्रता की बात की थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी शर्तें थी जिसको जिन्ना मानने को तैयार नहीं थे। और ओवरऑल क्या हुआ कि वो जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से वो आया था, उस नेहरू रिपोर्ट का कुछ हुआ नहीं आगे चलकर। लेकिन पहली बार एक तरीके से संविधान जैसी चीज को बनाने का प्रयास किया गया था। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने पहले 1 साल का समय दिया कि ठीक है हम 1 साल में देखते हैं, लेकिन 1 साल बीत गया, कुछ हुआ नहीं। इस बीच लाहौर का एक अधिवेशन होता है 1930 के अराउंड 2930 में, जहां जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित नेहरू जी। तो पंडित नेहरू जी ने जब अध्यक्षता की तो डोमिनियन स्टेटस की बात जो हम लोग मांग रहे थे कि अंग्रेजों से कि हमको स्वतंत्रता दो, तो उसको तो स्वीकार नहीं कर सके थे वो। उन्होंने पूरी तरीके से उस पर कुछ कहा ही नहीं, अस्वीकार कर दिया। तो उन्होंने कहा नेहरू जी ने उस अधिवेशन में कि अब हमको पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं। अगर आप नहीं दे रहे हो तो हम पूरी स्वतंत्रता लेंगे ही। और पहली बार 26 जनवरी के दिन रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया भारत का। और यही कारण है कि आज हम जो रिपब्लिक डे मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का हमारा डे जो है वो वही है, क्योंकि उस समय उन्होंने नेहरू जी ने वहां पर झंडा फहराया था और उसको स्वतंत्रता दिवस की तरह से सेलिब्रेट किया।
तो यहाँ से एक तरीके से संविधान के बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी, भारतीयों ने शुरुआत कर दी। और इससे पहले एक बार तिलक ने 1895 में कहा था कि स्वराज शब्द के साथ माध्यम से उन्होंने एक संविधान जैसी चीज की बात की थी। और 1922 में महात्मा गांधी ने भी ऐसे ही अपने किसी वक्तव्य में संविधान की बात की थी, लेकिन उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा इस पर प्रयास नहीं किया। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। 1935 में फाइनली कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से संविधान के बनाने का विचार दिया, और उससे पहले एम.एन. रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी के हुआ करते थे, उन्होंने भी अपना विचार दिया। तो फाइनल इन दोनों की वजह से क्या हुआ, 1938 में बहुत जोर शोर से नेहरू जी ने कहा अंग्रेजों से कि आप हमको हमारा संविधान बना दीजिए और हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो इस तरीके से बात हुई कि ठीक है, देखते हैं। अंग्रेजों ने कहा, आपको याद होगा तब तक 1939 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। अब वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ तो अंग्रेजों को भारतीयों की मदद की आवश्यकता थी, लेकिन पहली बार जब गांधी जी के कहने पर भारतीयों ने उनकी मदद की थी पहले विश्व युद्ध में, उसके बाद अंग्रेजों ने अपना वादा तो निभाया नहीं था। तो भारतीय इस बार तो समझ ही रहे थे कि अंग्रेज ऐसी कुछ करने वाले हैं नहीं। तो होता क्या है कि भारतीय मांग करते हैं कि हमको संविधान सभा बनाने दिया जाए और हम अपनी संविधान बनाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, इसलिए स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने क्या किया कि उनकी मांग को अगस्त ऑफर के रूप में स्वीकार कर लिया। अगस्त ऑफर एक दिया और उसमें कहा कि ठीक है, हम आपकी मांग को स्वीकार करते हैं। और उन्होंने एक क्रिप्स मिशन भेजा। और क्रिप्स मिशन जब भारत में आया तो उसमें अलेक्जेंडर क्रिप्स हुआ, वो नेहरू जी के मित्र हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हो सकता है नेहरू जी मान जाए। तो ये जब आते हैं, क्रिप्स मिशन भारत में पहुंचता है 1942 में, तो ये कहते हैं एक बार आप वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे, जिसकी बात किसमें की गई थी, नेहरू रिपोर्ट में। अब नेहरू रिपोर्ट में तो हमने डोमिनियन स्टेट की बात की थी, लेकिन उस समय क्या हुआ, उस समय उन्होंने माना नहीं। और उसके बाद पंडित नेहरू ने क्या कह दिया, उनको पूर्ण स्वराज चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने कह दिया कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो क्रिप्स मिशन इतने दिनों के बाद जब इस डोमिनियन स्टेट की बात कर रहा था, क्या भारतीय उसको स्वीकार कर सकते थे? जाहिर सी बात है, नहीं करते। गांधी जी ने भी नहीं स्वीकार किया, नेहरू जी ने भी नहीं स्वीकार किया, इवन जिन्ना ने भी नहीं स्वीकार किया। तो क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से असफल रहा और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया, क्योंकि कहा कि आप पहले अभी तो कुछ दे ही नहीं रहे हो, विश्व युद्ध जब खत्म होगा तब देखा जाएगा भाई क्या होगा, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, फाइनली अब बात आई गई हो गई, विश्व युद्ध खत्म हुआ। फिर फाइनली एक 1946 में एक और कमीशन बनता है, कैबिनेट मिशन बनता है, जो भारत में 1946 में आता है। इसमें भी सदस्य कौन थे, क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। ये क्रिप्स वही थे जो 42 में आए हुए थे। इन्होंने इस बार कहा कि ठीक है, आप अपनी संविधान सभा बना लीजिए, आप अपनी एक संविधान सभा का निर्माण कर लीजिए और उसका इलेक्शन आप कर सकते हैं। तो 1945 में ऑलरेडी भारत में जो विधानसभा उस समय हुआ करती थी अलग अलग प्रांतों में, उसका इलेक्शन हुआ था। तो उसी के जो मेंबर हुआ करते थे वो हमारे संविधान सभा में आए। ठीक है, और टोटल स्टार्टिंग में 389 मेंबर हुआ करते थे। और ये 389 मेंबर जो थे कैसे कैसे डिवाइड हुए थे, 292 इसमें से जो मेंबर हुआ करते थे वो गवर्नर प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश इंडिया के प्रांत हुआ करते थे, जहां पर अंग्रेजों के का पूरी तरीके से एकदम स्वतंत्र रूप से शासन था, वहां से होने थे 292। 93 ऐसे थे जहां पर अंग्रेजों का शासन पूरी तरीके से नहीं था, वहां पर देसी रियासतें जो शासन कर रही होती थी उनसे आने थे 93। और 4 जो जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम था वो थे बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर और दिल्ली। इन 4 स्थानों से तो टोटल इस तरीके से बात हुई कि हाँ, इस तरीके से हमारी संविधान सभा बन गई और उसका गठन हुआ। फाइनली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती, जिसकी में सबसे सीनियर मोस्ट लीडर जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको कार्यवाहक प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर 11 दिसंबर को चुनाव होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इससे संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन आप 1946 के बाद में क्या होता है, मुस्लिम लीग का विरोध चालू हो जाता है और फाइनली जब माउंटबेटन की योजना आती है तो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग कंट्रीज बन जाती हैं। इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग कंट्री बन गई।
तो ये जो 389 मेंबर हुआ करते थे, 389 मेंबर जो यहाँ पर थे, वो हो जाएंगे क्या, वो कम हो गए, क्योंकि इसमें से कुछ पोर्शन जो था वो कहाँ पर चला गया, वो चला गया पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। और टोटल अगर हम जैसे बात करते हैं 389 में जो हुआ था, उस मुस्लिम लीग के विरोध करने का एक रीजन हुआ करता था कि 389 जो इसमें से मेंबर हुए थे, उसमें से टोटल 296 जो होने थे वो इलेक्टेड मेंबर होने थे, 296 का चुनाव होना था। और मुस्लिम लीग को ये लगा था कि जहां जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक है वहां वहां पर तो हम जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस जीत गई 208 स्थानों पर। और उससे पहले भी जब वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले 1938 में जब इलेक्शन हुए थे, उस समय भी ऐसा हुआ था कि मुस्लिम लीग को लगा था कि हम बहुत सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन ये कहीं पर भी एक तरह से पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं बना पाए थे। तो अब क्या हुआ कि इनको लगा कि हम थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं। तो जिन्ना को जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है, अब थोड़ा सा हमको हिंसक होना पड़ेगा। तो काफी हिंसा भी उस समय हुई थी। फाइनली माउंटबेटन के प्लान के द्वारा उनको अलग कर दिया गया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 296 मेंबर इलेक्ट हुए थे, उसमें से कांग्रेस के कितने थे और मुस्लिम लीग के कितने थे। तो कांग्रेस के 208 हुए थे और 73 मुस्लिम लीग से थे, जबकि अदर 15 थे। ठीक है। और जो चुनाव हुए थे उसमें क्या था, किसी एरिया में पॉपुलेशन के आधार पर टोटल 10 लाख जो पॉपुलेशन थी उस पे एक रिप्रेजेंटेटिव रखा गया था। एक रिप्रेजेंटेटिव रखा गया था। एक व्यक्ति कितने लोग पर पॉपुलेशन रहता है, आज भी जैसे आज चुनाव होता है तो चुनाव आयोग क्या करता है, सीमांकन करता है, परिसीमन करता है कि इस एरिया में इतने लोग रहते हैं, उतने रिप्रेजेंटेटिव, उतने लोग का इतना रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे ही 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव चुना गया संविधान सभा पे। और उसमें मुस्लिम और सिख को अलग कम्युनिटी की तरफ रखा गया और बाकी जितने थे उनको एज अ जनरल देखा गया। तो इस तरीके से 3 समुदायों में से इनका इलेक्शन हुआ और 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव रखा गया। ठीक है। तो इस संविधान सभा का निर्माण इस तरीके से हो जाता है। अब कुछ टाइमलाइंस हैं जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार जैसे ही आपको वन डे एग्जाम वगैरह होते हैं तो इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं, तो आपको बस याद रखना है जैसे इसमें लिखा हुआ है। पहली मीटिंग होती है कब, 1 दिसंबर 1946 को। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और फाइनल प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिप्टी चेयरमैन कौन थे, एस.सी. मुखर्जी। आप बी.एन. राव, ये नाम थोड़ा सा हम लोग बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। आप जानते हैं कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जो थे हमारे अंबेडकर जी थे, और संविधान के बनाने में अंबेडकर जी का योगदान बहुत बड़ा है। ठीक है। उन्होंने पूरी तरीके से इसको ड्राफ्ट किया था, लेकिन इनिशियल वे में अगर कहा जाए कि एक सबसे पहला जो ड्राफ्ट बनाया था वो बी.एन. राव जी ने ही बनाया था। उन्होंने, वे एक संविधान सभा के सलाहकार थे और इन्होंने अदर अदर कंट्रीज का जितने भी संविधान हुआ करते थे उसका प्रॉपर वे में रिसर्च किया, स्टडी किया, और एक पहला जो ड्राफ्ट इन्होंने ही बनाया, पहला ड्राफ्ट इन्होंने ही संविधान सभा का बनाया था। ठीक है। तो बी.एन. राव काफी एक इम्पोर्टेंट नाम है, और इसी ड्राफ्ट में फिर परिवर्तन करते हुए किस तरीके से संविधान सभा में बहस होती है फाइनल। फिर उसके बाद अंबेडकर जी ने जब उसका कमान लिया तो उन्होंने कुछ परिवर्तन किए और फाइनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाहर निकल कर आता है, लेकिन एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाने का श्रेय बी.एन. राव को ही था। और 11 दिसंबर को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं, तो जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक में सबसे पहले प्रीफेस होता है ना, जिसमें आपको सब कुछ पता होता है कि हम किस तरीके से उस बुक में क्या क्या चीजें दी हैं। तो संविधान सभा बन गई थी, तो संविधान सभा के सामने जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे ना, कि ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे सामने माइंड में कि इन इन चीजों को हमको पूरा करना था। तो इन क्वेश्चंस का एक सटीक सा आंसर देते हुए नेहरू जी ने एक उद्देशिका प्रस्ताव को, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा के समक्ष रखा। इस दिन 13 दिसंबर की डेट को। और यही उद्देशिका जो था, हमारा संविधान जब बन के निकल के आया तो उसमें प्रियम्बल जो आप पढ़ते हैं, ये प्रियम्बल जो आप पढ़ते हैं, ये उद्देशिका यही थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं उसमें
ये फीचर होगा। जैसे आप जो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म, ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दी है, वो सारी चीजें पंडित नेहरू ने बताते हुए कहा कि हम इन 5 फैक्टर्स को, जस्टिस को, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारी चीजें जितनी, उसको हम अपने प्रियम्बल में रखेंगे और उसी को बेस में, उसी के अराउंड में हम अपने प्रियम्बल, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे संविधान का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस दे दिया, एक तरीके से पूरा उसका सार दे दिया। इस पे बहस हुई और 22 जनवरी 1947 को इस गांधी जी के, नेहरू जी के उद्देश्य का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस डेट को नेहरू जी के उद्देश्य का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ठीक है, उद्देश्य का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया कि हाँ ठीक है, अब हम लोग इसके अराउंड में अपने संविधान का निर्माण करते हैं। संविधान सभा जो थी वो 2 तरीके से कार्य करती थी। जैसे अब हम आजाद भी हो चुके थे तो देश भी चलाना था, देश भी चलाने का कार्य करना था और संविधान बनाने का भी कार्य करता था। तो ये जो संविधान सभा थी, एक तो संविधान बनाने के भी कार्य करती थी और पार्लियामेंट्री कार्य भी करती थी, जिससे कि जो लॉ बनाना है या पॉलिसी बनानी है उस समय की गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो जब इस तरीके के संसदीय कार्य, पार्लियामेंट्री वर्क होते थे, तो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे जीवी मावलंकर, जो हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी बने बाद में। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य होता था तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान अलग हो जाता है माउंटबेटन योजना से, उसके बाद 299 सदस्य बच जाते हैं जो भारतीय रहते हैं। संविधान सभा में टोटल 3 ड्राफ्ट पेश किए गए, अलग अलग टाइम पे उन पे डिस्कशन हुए। जो पहला ड्राफ्ट आता है 4 नवंबर 1947 को, दूसरा ड्राफ्ट आता है 15 नवंबर 1948 को, फाइनली 14 नवंबर 1949 को तीसरा ड्राफ्ट आता है। ड्राफ्ट जैसे आया, मान लीजिए 200 पेज का एक ड्राफ्ट बना दिया गया और उसकी कॉपी जो होती थी सारे मेंबर्स को दे दी जाती थी पढ़ने के लिए। सारे मेंबर्स पढ़े, कुछ ड्राफ्ट में किसी का एक पॉइंट होगा, किसी का कुछ पॉइंट होगा। तो कभी भी यहाँ पर जो डिसीजन हुए हैं वो मेजॉरिटी में नहीं हुए, हमेशा सारे डिसीजन क्या किए गए, सर्वसम्मति से लिए गए। जब तक मतलब अगर इसके 299 मेंबर में से एक मेंबर भी उसमें विश्वास में नहीं आ जाता है, तब तक उस चीज को लागू नहीं किया गया। इसका मतलब जैसे कभी ये कहा जाता है, इस तरीके के अक्सर आरोप लगते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण सिर्फ कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में तो सभी लोग थे ही मेन जो लीडर थे, लेकिन कुछ बाहरी अन्य जो महत्वपूर्ण लीडर थे जो अदर पार्टीज के थे, उनकी बातों को भी पूरा सम्मान देते हुए जब तक उनका उस पॉइंट पर एग्री नहीं हुआ, जब तक वो एग्री नहीं हुए, तब तक उस पॉइंट को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन की बहस में कोई भी डिसीजन मेजॉरिटी से नहीं हुआ है, बल्कि सर्वसम्मति से हुआ, जब तक हर एक मेंबर तैयार नहीं हो गया। तो इस तरीके से किसी ने अपने सुझाव पेश किए, फिर ड्राफ्ट में परिवर्तन किया गया, फिर दोबारा ड्राफ्ट पेश किया गया, फिर किसी ने सुझाव दिए, फिर ड्राफ्ट बनाया गया। तो फाइनली तीसरा जो ड्राफ्ट लाया गया वो 14 नवंबर 1949 को लाया गया, 1949 को लाया जाता है, 1949 को लाया जाता है और फाइनली स्वीकार कर लिया जाता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है। और 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार कर लिया गया? 26 नवंबर। आज आप अक्सर सुनते होंगे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसी दिन हमने अपने संविधान को एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? एक्सेप्ट किया। ठीक है, याद रखिएगा, हमने अभी एक्सेप्ट किया है, लागू नहीं किया। जब इसको हम लागू करने जा रहे थे तभी नेहरू जी ने कहा कि थोड़ा सा आप लोग 50 साल पहले जाइए और लाहौर के उस अधिवेशन को याद करिए, जब हमने पहली बार इंडिपेंडेंस डे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था और लाहौर में रावी नदी के तट पर अपना झंडा फहराया था। तब से हमने निर्णय लिया था कि हम 26 जनवरी को हमेशा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और अगर हम आज 26 नवंबर को ही अपना संविधान लागू कर देते हैं तो कहीं न कहीं उस 26 जनवरी की जो डेट है, जिसको आज तक हम इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे हैं, वो पीछे छूट जाएगा। क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्र होना तो हमारे हाथ में नहीं था डेट, लेकिन 26 जनवरी की डेट तो हमारे हाथ में है।
तो हम इसको तो हमेशा के लिए एक मेमोरी की तरफ से बना सकते हैं, जिसमें हम हमेशा के लिए इसको यादगार बना दें। तो सबने कहा ठीक है, नेहरू जी जो बोल रहे हैं बात सही है। तो सबने कहा ठीक है, कुछ दिन हम लोग जैसे इतने दिन वैसे 2 महीने और इंतजार कर लेते हैं। और फाइनली 24 नवंबर 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिसमें टोटल 284 मेंबर्स ने साइन किए थे। और लास्ट 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसको लागू कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया जाता है, और उस दिन से हम इस दिन को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की तरफ से मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद हमारे संविधान का निर्माण हो जाता है। संविधान को बनाने में टोटल 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज का समय लगता है। टोटल 11 सेशंस में बैठक हुई थी। पैसे 63,96,000 रुपए बने लगे। और उस समय जो हमारा बना था कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे और कितने शेड्यूल थे। तो ये सारी बातें हमको देखने को मिलती हैं कहाँ पर, यहाँ पर। तो देखिए, आपको जैसे formally the constitution was made by the constituent assembly which had been elected for अनडिवाइडेड इंडिया। उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, 1946 में निर्माण हो गया था। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946 and reassembled as Constituent Assembly for Divided India on 14th August 1947, क्योंकि पाकिस्तान अब अलग हो चुका था। Its members were chosen by indirect election by the members of Provincial Legislative Assembly. डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे अभी हमने क्या कहा था, जो 1945 में जो इलेक्शन हुआ था अलग अलग प्रांतों में, जो वहां पे जो हुआ करते थे, अलग अलग प्रांत में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे, उन्हीं के बीच में से ये मेंबर चुने गए थे। इनका कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गठित हुई थी। इसमें बहुत ज्यादा ये सब चीजें नहीं पूछी जाती कभी। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of British Cabinet known as Cabinet Mission. कैबिनेट मिशन ही जब आया था 1946 में, तो उसने ही कहा था कि आप अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं, जिसके बाद में इसका निर्माण किया गया। और इस कंस्टिट्यूएंट जो कैबिनेट मिशन था, इसी ने कहा था कि जो 10 लाख पॉपुलेशन पे आपका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। Each province and each princely state of the group state were allotted seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1:10 lakhs. As a result of this, provinces that were under direct British rule were to elect 292 members, while the princely states were allotted minimum of 93 seats. The seats in each province were distributed among the 3 main communities, Muslims, Sikhs एंड जनरल, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि मुस्लिम, सिख और जनरल, इनमें 3 में डिवीजन किया गया था। इन प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, जिस तरीके से आज हमारा राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। The method of selection in the case of representative of princely state was to be determined by the constitution. तो इस तरीके से अभी हमने जो बातें की वही सारी डिटेलिंग इसमें दी हुई है। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया था, जिसके द्वारा पाकिस्तान अलग हो गया था। उसके बाद इसमें 299 मेंबर बचे थे। 24 जनवरी 1950 को लास्ट हमारी बैठक होती है और कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। कितने मेंबर्स ने साइन किया, उसमें कितने दिन पे, उस दिन 284 मेंबर्स वेर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950, जिस दिन इस पे साइन किए गए। ठीक है, और इस दिन ही यहाँ पे लागू हुआ और एक्चुअल पासिंग इस दिन हुआ। 3 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950
1950 एंड थर्ड 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ, हमने अडॉप्ट कर लिया, इस दिन हमने चीजों को अडॉप्ट कर लिया, इस दिन साइन हुआ और एक्सेप्ट कर लिया, और इस दिन हमने इसको इफेक्ट में ला दिया, लागू कर दिया, केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो अब अगर कोई क्वेश्चन आपका संविधान निर्माण से संबंधित हो, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग हुई है, इस पूरी हिस्ट्री में, इस पूरी कहानी में कुछ डाउट है तो बताइए। सर कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट वन? फिर से बोलिएगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट वन? लास्ट पॉइंट, ओके। देखिए, आपको 3 डेट कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के संबंध में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के संबंध में याद रखनी है। यही पॉइंट बोल रहे ना आप? एक 26 नवंबर 1949, यस सर। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार हो गया, तीनों ड्राफ्ट आ गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास में, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको कि ठीक है, सब कुछ पूरा हम लोग का ड्राफ्ट फाइनल ओके है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब एडॉप्ट इन्होंने यहाँ पर चीजों को कर लिया कि हाँ, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इसको इन्होंने इफेक्ट में नहीं लिया, इसको इन्होंने लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? वही नेहरू जी वाली जो हमने कहानी बताई कि 26 जनवरी की डेट को की इम्पोर्टेंस को बनाए रखना था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ठीक है, हम लोग 1 महीने बाद, 2 महीने बाद चले। हाँ, नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, केवल वो एडॉप्ट पॉलिसी। किया। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, ये चीज जब यहाँ पर लास्ट बैठक हुई तो सभी जितने मेंबर्स थे उस दिन, 284 मेंबर्स थे, उन्होंने अपने अपने सिग्नेचर किए। किससे? जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ तो उस पर इन्होंने अपने सिग्नेचर कर दिए, और सिग्नेचर करके उसको एक तरह से वेरीफाई कर दिया कि ठीक है, अब हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अब ये इफेक्ट में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और फाइनली 26 जनवरी, जिस दिन पहली बार जिस दिन को अब तक हम लोग इंडिपेंडेंस डे की तरह से मनाते आ रहे थे 1930 से ही, उस दिन को इसको हम लोग इफेक्ट में ला दिया कि इसके जितने भी प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे इफेक्ट में आ गए। चाहे कुछ भी, जितने भी प्रोविजंस रहे हो, चाहे एग्जीक्यूटिव के प्रोविजन हो, चाहे जुडिशरी के प्रोविजन हो, चाहे हमारे जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज हैं उनकी प्रोविजन हो, सारे के सारे। क्योंकि कुछ प्रोविजन जैसे सिटीजनशिप वगैरह हमने इसी दिन लागू कर दिया था, ठीक है, इस दिन इसको हम अभी मान लेते, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। लेकिन पूरी तरीके से हमने इसको इस दिन कहा कि ठीक है, आज से हमारा, और इस दिन से हम लोग एक रिपब्लिक कंट्री की तरफ से जाने लगे। इस दिन हम लोग पूरी तरीके से रिपब्लिक कंट्री की तरफ से जाने लगे, और इसीलिए हम इस दिन को, जो इसको अब तक हम लोग इंडिपेंडेंस डे की तरह से मनाते आ रहे थे, क्योंकि अब इंडिपेंडेंस डे हमारा 15 अगस्त हो चुका था, तो इस दिन को हम रिपब्लिक डे की तरह से मनाना शुरू कर दी। क्योंकि एक्चुअल में जो लिबर्टी बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलकर आती है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पहले लेक्चर में अपने। तो सबसे बेसिक जो फ्रीडम मिलता है, लिबर्टी मिलती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, और सच्ची स्वतंत्रता यहीं से मिलती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक डे हमने इस दिन सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि 15 अगस्त का डेट हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन ये डेट हमारे हाथ में था। ठीक है, तो अभी क्लियर है? चलिए, अभी क्लियर, तो एक और चीज पे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक और टॉपिक हम लोग करते हैं। लोग अब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधानवाद को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप संविधान को तो जान चुके हैं कि संविधान क्या है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन का एक आइडियल दस्तावेज है, जिसमें क्या किया गया है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो जुडिशरी है,
सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम शेयर कर दी गई हैं कि हाँ आपको ये फंक्शन करने हैं। लेकिन आप खुद बताइए कि जैसे आप क्लास में ही जाते हैं, ठीक है, आपको क्लास में जाते हैं, प्रिंसिपल ने स्कूल के लिए सारे नियम कानून बना दिए, रूल्स रेगुलेशन बना दिए कि आपको ये करना होगा, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या उसको फॉलो करने लग जाते हैं क्या? कुछ न कुछ तो उसमें कमी कुछ कम कुछ ज्यादा रहता ही रहता है। एक्चुअल में तो कोई फॉलो नहीं करता है, कोई सीधा बच्चा हो तो अलग कर ले, लेकिन थोड़ी बहुत से इधर उधर सब कर लेते हैं। पूरी तरीके से बिहेवियर में कोई नहीं ले आता है, कुछ एक तरीके से कहें तो कमी रही जाती है। या जैसे आप कोई मैथ का फॉर्मूला, फिजिक्स का फॉर्मूला ही पढ़ते हैं, तो हमेशा उसके कुछ न कुछ एक्सेप्शंस आप देख ही लेते हैं कि कुछ न कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं, 100% परफेक्ट नहीं आ रहा है। तो संविधान क्या होता है? संविधान एकदम परफेक्ट रूप में है, एकदम परफेक्ट है कि जिसमें ये चीज होनी चाहिए, ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन संविधानवाद क्या है? उसका प्रैक्टिकल रूप है, उसका प्रैक्टिकल रूप है, जिसमें क्या किया जाता है कि ये प्रयास किए जाते हैं कि जो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, जो जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो डिफरेंट चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, चाहे जुडिशरी हो, वो उनका फंक्शन उसको उसी वे में करे। मतलब व्यवहारिक रूप में जो एक्चुअल में वो करती हैं, जो एक्चुअल में वो करती हैं, वो हमारा होता है संविधानवाद। जो एक्चुअल में वो करती है वो क्या होता है? संविधानवाद। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एकदम आइडियल वे में, एकदम प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता, एकदम एकदम आइडियल दस्तावेज है, ये ड्राफ्ट है कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा ऐसा करते हैं, ये है, समझिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे आप 1950 का सोसाइटी देखिए और 2022 का सोसाइटी देखिए, काफी चेंजेस आ चुके हैं। तो उस समय के अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ और चीजें नहीं और लॉ कुछ और भी रहा हो। अब जैसे अगर आप आज ये रिलेशन या समलैंगिकता वगैरह को देखते हैं तो उस समय तो इस चीज को मान्यता नहीं थी, लेकिन आज लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन आ रहा है। तो जब समाज में परिवर्तन आ रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने अकॉर्डिंग उसी हिसाब से अपने आप को में एक तरह से परिवर्तन लाने पड़ेंगे। तो ये क्या करता है, उन्हीं परिवर्तनों को देखते हुए डायनेमिक रूप में चेंजेस लाने का प्रयास करता है और एक तरीके से ये प्रैक्टिकल वे में सामने आता है। तो अभी कभी आपसे कोई पूछे कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, तो संविधान एकदम आइडियल है, जो होना चाहिए, और संविधानवाद क्या है, जो कर रहे होते हैं, जो व्यवहार में चल रहा होता है, परिवर्तन के साथ में जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए। और जो चेंजेस आने, जैसे जो किसकी इंपॉर्टेंस है, जैसे जुडिशरी इस तरीके से फंक्शन करती है कि गवर्नमेंट अपने जो फंक्शन है उससे पीछे ना हटने पाए। कभी मीडिया, जैसे आप फार्म बिल के संबंध में देखते हैं, फार्म बिल के संबंध में जब आपको याद होगा तो मीडिया उसमें काफी सक्रिय रही जब लोगों ने विरोध किया। सिविल समाज, सिविल सोसाइटी का फंक्शन ये होता है कि जब अगर गवर्नमेंट प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो कर रही है, तो वो क्या करती है, प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट को। इंटेलेक्चुअल वर्ग जो होता है हमारा, प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, ये क्या करते हैं, अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रही है, अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना कर रही हो, तो ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि आप उसको करना पड़ेगा। तो ये क्या माने जाते हैं, एक तरीके से अंग होते हैं किसके, संविधानवाद के। ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या देखा, किसी राष्ट्र की रक्तधारा, जीवन दर्शन। आपको जैसे ये क्या है, ये एक राइटअप है जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, सिर्फ समझने से तो नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसको राइटअप की तरह से जो एक्चुअल में आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा उसको भी हमने कंपाइल कर रखा है। ठीक है, संविधान और संविधानवाद की जैसे हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो संविधान किसी राष्ट्र की रक्तधारा, जीवन दर्शन, नागरिकों के हितों की गारंटी इत्यादि की भूमिकाओं को अदा करता है। संविधान एक आदर्शात्मक दस्तावेज है जिसमें सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वर्णन किया जाता है। साथ ही इसे स्वयं राष्ट्र के नागरिकों को द्वारा आत्मर्पित किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स तो कल पूरे 1 घंटे हमने इसी पे, 1 घंटे क्या उसके पहले भी 1 घंटे 2 घंटे में डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से। आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों के लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं। तीनों विषय वस्तुओं पर भिन्न भिन्न अधीनस्थ संगठनों की अपेक्षाओं का वर्णन किया गया है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, अब संविधानवाद की बात हम करते हैं, क्या है उसमें देखते हैं।
पर संविधान में ऐसे कार्यों को लिख देने मात्र से, भूमिकाओं को वर्णन कर देने मात्र से सारे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएंगे और ऐसा नहीं होगा कि प्रजातांत्रिक जड़ें मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, इन्हीं वजह से संविधानवाद की आवश्यकताओं को समझा जा सकता है। संविधानवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रयास किया जाता है कि संविधान में वर्णित सभी संगठन नागरिकों के अधिकारों के प्रति अधिक जवाबदेही, अधिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। मतलब गवर्नमेंट के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, उसको पूरी तरीके से फुलफिल कौन करे, गवर्नमेंट करे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग जो अंग ध्यान में देखे हैं, जो प्रेशराइज करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, ये अपने अपने समय पे अपने द्वारा प्रेशराइज करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये फॉलो करें। ठीक है, तो अगर एक बेसिक डिफरेंस, अगर हम कुछ पॉइंट्स में इसको समझना चाहें तो हम कैसे देखते हैं। ये लास्ट है, जैसे ये आपका एम है जिसको होना चाहिए, साध्य है, लक्ष्य है। ये प्रोसेस है जिसके द्वारा आप इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसमें प्रिंसिपल्स पर फोकस किया गया है, सैद्धांतिक पहलुओं पर फोकस किया गया है। ये आपका प्रैक्टिकल पक्ष है, ठीक है, व्यवहारिक पक्ष है। ये आदर्शात्मक है, ठीक है, जबकि ये क्या है, ये अनुभव मूलक है। जैसे आपने कुछ आज किया, आपको लगा कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो आप उसमें चेंजेस कर देंगे। ये डायनेमिक रूप में, जैसा नहीं कि आप एकदम लिख दिया कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। अगर कुछ आपको जरूरत महसूस होती है तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यह सरकार के अंगों के कर्तव्यों, उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। ये बता देता है कि आपको ये करना है, लेकिन ये क्या करता है, ये बताता है कि ये आपको करना तो है ही, आप कैसे भी करेंगे। आप उनको ये करने पे मजबूर कर देता है कि ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये क्या होता है, संविधानवाद होता है। ये आपका संविधान है, ये आपका संविधानवाद है। तो इस तरीके से कभी अगर संविधान और संविधानवाद में कुछ क्वेश्चन आए तो आप क्लियर बताए जा सकते हैं। इसे नागरिकों के द्वारा एक बार में ही अपना दिया जाता है, लेकिन इसको एक बार में नहीं, क्योंकि जो जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, टाइम टाइम पे चेंजेस लाते रहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सारी कहानी होती है किसकी, संविधानवाद की। संविधान और संविधानवाद में ये डिफरेंस है। तो अभी हमारा इतना टॉपिक क्लियर रह गया। अभी हमारा कुछ टॉपिक बचा रह गया है जिसको हम कल करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि जो 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं जो वर्ल्ड में हमको देखने को मिलती हैं, उनको हमको देखना पड़ेगा। साथ में जो यूएसए में जो अध्यक्षीय फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और यूके में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और हमने किस तरीके से इन दोनों के कॉन्सेप्ट को लेते हुए अपने यहाँ चीजों को ले आया है। ठीक है, इन चीजों को हमको कल देखना होगा। यहाँ पर उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर हो जाएगा और हम प्रीएम्बल को पूरे डिटेल में देखेंगे कि क्या सेकुलरिज्म होता है, क्या सॉवर्निटी होती है, क्या डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक मीनिंग में क्या होता है, ये सारी चीजें, सोशल जस्टिस क्या होती है, इकोनॉमिकल जस्टिस क्या होती है, लिबर्टी क्या होता है, इन सब चीजों को बहुत ही डिटेल में हम प्रीएम्बल में देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन सर का क्योंकि पार्ट, हाँ हमारा इंडिया पूरा प्रियम्बल पे डिपेंड सर। क्या चीज, सर हमारा इंडिया पूरा प्रियम्बल पे डिपेंड है। हाँ, प्रियम्बल पे डिपेंड नहीं, देखिए पूरा इंडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड है। तो मतलब जैसे ये आपके बुक में 20 चैप्टर्स अगर दिए हैं तो उस 20 चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको 20 चैप्टर में क्या क्या पॉइंट दिए गए उसको आपकी जैसे प्रीफेस में लिख दिया था वैसे प्रियम्बल में लिख दिया गया है। तो हमारे जो 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट्स बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनमें क्या क्या चीज दी गई हैं वो सारी प्रियम्बल में एक छोटे वे में दी गया है, और इसी को पूरा एलोबरेशन हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आप किसके बेस्ड है कहेंगे तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, लेकिन प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, इस पूरी किताब का एक छोटा सा पेज है जिसमें ये बता दिया गया कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। आप जैसे किताब का पहला पन्ना ही है और ये उस पन्ने में ये कहा जा रहा है कि जब आप ये किताब आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये चीज इसमें पढ़ने को मिलेगा। ये चीज है ये प्रियम्बल।
ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग कल मिलते हैं, और कल जब हम लोग मिलेंगे तो इसको और डिटेल में करेंगे। उसके बाद प्रियम्बल को हम लोग करेंगे, जहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हुए चल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की फिलॉसफी कैसे हुई है, और कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कैसे हुई है। ठीक है, एक बार इसकी रिकॉर्डिंग में भी 2-3 घंटे में अपलोड हो जाएगी। पुराना वाला लेक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा। जब आप उसको कवर कर लेंगे तो आज जो लोग नए हैं आज, और उन्होंने पिछला लेक्चर नहीं किया है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और दोबारा रिकॉर्डिंग जरूर से देख लीजिए। जैसे अभी हो सकता है कि आप अपनी नोट्स नहीं बना पाए हो, लेकिन वहां पर आप क्या करेंगे, पॉज कर करके अपनी नोट्स को भी बना सकते हैं। इससे ज्यादा आपको कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूशन वगैरह में कुछ नहीं मिलने वाला है। ये मैक्सिमम है जो आपको मिल सकता है। आप किसी भी बुक को, चाहे लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ाएंगे उठाएंगे, चाहे एनसीईआरटी में उठाएंगे, सब में आपको यही मैटर मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अपने हैंड राइटिंग में अगर उसको नोट्स बनाएंगे तो कहीं ज्यादा आपको समझ में आएगा। इसीलिए ये सब देख रहे हैं कि इसको भी मैंने खुद लिखा हुआ है, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हो सके वो बढ़ सके। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके किया जा सकता था, लेकिन खुद इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इससे चीजों को समझने में आसानी होता है। इसलिए अपने हाथ से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो कहीं ज्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, तो ठीक है फिर